हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फाइनेट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। आपको जो हर बायो के जो यूनिट्स स्टार्ट्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो भी यूनिट्स स्टार्ट होते हैं, यूनिट के स्टार्टिंग में साइंटिस्ट का नाम होता है। साइंटिस्ट की बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है उस वहाँ से काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। अगर मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो यहाँ पर जी.एन. रामाचंद्रन की जो पूरी होल स्टोरी जो एनसीईआरटी में बताई गई है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको जो है हम करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा यही गोल होगा, इंट्रोडक्शन करने से पहले हमको ये करना ज़रूरी है। सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो बच्चों, आपको जी.एन. रामाचंद्रन की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, नहीं तो आपकी हिस्ट्री बन जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म 8 अक्टूबर 1990 इनका जन्म 8 अक्टूबर 1922 और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी 7 अप्रैल 2001 को। और आपको कुछ और बातें जानने की भी यहाँ पर आवश्यकता है। जैसे जी.एन. रामाचंद्रन जो हैं, उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया है प्रोटीन स्ट्रक्चर के फील्ड में, और साथ ही साथ मद्रास स्कूल ऑफ कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स डिपार्टमेंट के फाउंडर भी रह चुके हैं ये, राइट। इनकी जो डिस्कवरी है ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर की, यानी कि अभी मैं आपको फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगा ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का होता है, लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि जो इन्होंने जो डिस्कवरी करी थी ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, वो पब्लिश हुई थी 1954 में। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 1954 में वो चीज़ जो है पब्लिश हुई थी। और जी.एन. रामाचंद्रन ने 1942 यानी कि 1942 में, अगर यानी कि आप कह सकते हो केवल और केवल 20 साल की उम्र में उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। और 1949 यानी कि 27 साल की उम्र में उन्होंने पीएचडी कंप्लीट कर ली थी। 1949 में उन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट कर ली थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। तो ये सारी बातें जो है एनसीईआरटी में दी गई है, जो कि आपको हमेशा याद रखना है। और वहाँ पर कहाँ पर, यानी कि उनकी जो मुलाकात होती है यूनिवर्सिटी, जो कि आपका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जी.एन. रामाचंद्रन की मुलाकात होती है लाइनस पाउलिंग के साथ, राइट। तो उनकी मुलाकात होती है लाइनस पाउलिंग के साथ, जिन्होंने अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का मॉडल दिया था। और इससे जी.एन. रामाचंद्रन बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, है ना, बहुत ही इन्फ्लुएंस हुए। और आप देख सकते हैं प्रभाव का क्या नतीजा रहा है। उन्होंने डायरेक्ट सॉल्व किया स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। तो जो कोलेजन प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो हमारे वैज्ञानिक जी.एन. रामाचंद्रन ने दिया था। तो ये जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ जो टर्म्स आई थी, अल्फ़ा हेलिक्स, बीटा शीट, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और भी बहुत सारे टर्म्स थे, उनको समझने की कोशिश करते। तो इनका जन्म हुआ था केरला के एक सिटी में, जो कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए, इसी के हम बात कर रहे हैं। यही है आपका कोलेजन का प्रोटीन का स्ट्रक्चर। सो दिस इज़ योर कोलेजन प्रोटीन स्ट्रक्चर। और यहाँ पर कुछ बातें और डिस्कस की गई हैं। हिज डिस्कवरी ऑफ ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन पब्लिश इन नेचर। तो जो मैं स्लाइड्स दिखा रहा हूँ आपको केवल रीड करना है, स्लाइड्स को मैं पढ़ूंगा नहीं दोबारा से। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये आपका कॉलेज है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, जहाँ से उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल करी थी केवल और केवल 27 ईयर की एज में। तो ये सारी चीज़ों को आपको जो है रीड करते हुए जाना है। और ये जो व्यक्ति हैं, ये है लाइनस पाउलिंग, जिनसे जी.एन. रामाचंद्रन की मुलाकात हुई थी। और लाइनस पाउलिंग वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा शीट स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का, वो दिया था। तो यहाँ से आप अल्फ़ा हेलिक्स का स्ट्रक्चर देख सकते हैं और बीटा हेलिक्स जो थर्ड टर्शरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, वो आप देख सकते हैं यहाँ से। साथ ही साथ ये हमारा जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है और हम स्टार्ट करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। साथ ही साथ हम कवर करेंगे व्हाट इज़ सेल, यानी कि जो हमारा आज का गोल है, हम व्हाट इज़ सेल, सेल होता क्या और सेल थ्योरी क्या है, इन दोनों चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल ही सुपर कॉन्सेप्चुअल तरीके से। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं एक एक लाइन बताने वाला हूँ। सो व्हेन यू लुक अराउंड, जब आप अपने चारों तरफ देखते हो, आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दोनों ऑर्गेनिजम्स को देखते हो। बट आप अपने आप से ये पूछोगे कि भाई ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो चीज़ें एब्सेंट होती है, और ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में नहीं होते बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। तो आप क्या कहोगे? बहुत ही सिंपल इसका आंसर है,
प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जिसको आप सेल कहते हो, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था द लिविंग वर्ल्ड कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, और मेटाबॉलिज्म प्रोसेस एक लिविंग रिएक्शन है जो कि सेल के अंदर होता है। सो ये इन दोनों में फ़र्क देखने को मिलता है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में। और आपको ये भी पता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किससे मिलकर बने हुए होते हैं, सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। और वो जो सेल्स होती हैं यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल से भी मिलकर बना हुआ होता है और मल्टीपल सेल से भी मिलकर बना हुआ हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर बैक्टीरिया को देख सकते हैं, ये आपका सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, और यहाँ पर आप ह्यूमन बींग्स को देख सकते हैं, ये मल्टीपल सेल से मिलकर बनी हुई हैं। तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल के प्रोडक्ट्स होते हैं और उसी से मिलकर बने हुए होते हैं। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सम कंपोज्ड ऑफ कंपाउंड, सम कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, कुछ सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं और कुछ जो है मल्टीपल सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। सिंगल सेल वाले को हम यूनिसेलुलर कहते हैं और जो मल्टीपल सेल से बने होते हैं उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ये बहुत ही बेसिक बातें हैं, क्लास 9th की बातें हैं, नहीं पता तो आपको पता लग चुका है। अब हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज सेल। भाई सेल होता क्या है। अब आप सेल को कैसे डिफाइन करोगे, याद करो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था द लिविंग वर्ल्ड में कि सेल होता क्या है। सेल एक आपका फंडामेंटल है यानी कि बेसिक सबसे छोटी इकाई है, यूनिट है ना। और उसके अगर उससे कम कुछ होगा, जैसे सेल के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, अगर मैं बात करूं क्या इनका भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। जो सेल्स होती हैं क्या इनका भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स है यहाँ पर, है ना, क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। तो क्या इन सेल ऑर्गेनल्स का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, क्या ये अकेले रह सकते हैं? आंसर इज नो। अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना है तो कम से कम सेल तो उसके पास होनी चाहिए, उसकी जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी हुई होनी चाहिए। तो इसी बात को एनसीईआरटी डिस्कस करता है, कैसे कहता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, वो अकेला रह सकता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, अमीबा रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं, और जितने भी इसेंशियल फंक्शंस होते हैं जिंदा रहने के लिए उसको भी वो परफॉर्म कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म हो, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक, किसी प्रकार का रिएक्शन हो, रेस्पायरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, हर चीज़ को वो कर सकता है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। हाँ बिल्कुल, सेल के मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है लिविंग होने के लिए वो सेल है, मतलब सेल तो होना ही चाहिए। अगर मैं स्ट्रक्चरल फीचर की बात करूं तो उससे कम में भाई बात नहीं बनेगी। सेल ऑर्गेनल्स का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, राइट। हेंस सेल इज़ फंडामेंटल, इसलिए जो सेल है, सेल की जो डेफिनेशन आप पढ़ते आए हो इसलिए हम उसको कहते हैं सेल इज़ अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल, मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चरल है और फंक्शनल यूनिट है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, क्योंकि सेल ही तो फंक्शन करेगा। जब सेल फंक्शन करेगा तो भाई आपका टिश्यू फंक्शन करेगा, टिश्यू फंक्शन करेगा तो ऑर्गन फंक्शन करेगा, ऑर्गन फंक्शन करेगा तो आप फंक्शन करोगे, और ये सारी चीज़ें अगर फंक्शन नहीं करेगी तो आप फंक्शन नहीं करोगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे डिस्कवरी के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे एक वैज्ञानिक है एंटोन वॉन लिविंगहुक, जिन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया और देखा लिविंग सेल को, राइट। और जो आपके रॉबर्ट ब्राउन हैं उन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस, जो कि क्लास 9th का टॉपिक है, क्लास 11th में भी ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करके दिया गया नहीं है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये जो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलता है, आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का आपको पता है फंक्शन क्या है, जितने भी छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको देखने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जो एंटोन वॉन लिविंगहुक थे, ये देखिए, ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं ये आपके एंटोन वॉन लिविंगहुक है। तो इनके समय पर जो माइक्रोस्कोप हुआ करता था वो कुछ इस प्रकार का हुआ करता था, है ना, देख सकते हैं आप कितना सिंपल है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी 19th सेंचुरीज़ में, है ना, 20th सेंचुरी में आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेकर के आए, जिससे सेल के अंदर जो गतिविधियाँ होती हैं, सेल के अंदर जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं उनको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये काफ़ी ईजी हो गया सेल के फंडामेंटल्स को समझाने के लिए। तो अब हम बात करेंगे सेल की थ्योरी की, यानी कि जो साइंटिफिक थ्योरी है, जो साइंटिफिक थ्योरी है, जो साइंटिफिक बातें हैं सेल को लेकर के, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो
ये जो चीज़ें हैं बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगी, क्योंकि ये जितनी भी इवेंट्स हुई हैं एक के बाद एक के बाद एक हुई हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा 1838 में मैथियस शेल्डन नाम के एक साइंटिस्ट थे, जर्मन बोटनिस्ट थे, जिन्होंने एग्जामिन किया, जिन्होंने स्टडी किया लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, जो कि प्लांट के टिश्यू को बनाते हैं। बिकॉज आपको पता है टिश्यू क्या है, टिश्यू है एग्रीगेशन ऑफ सेल, एग्रीगेशन ऑफ सेल। और उसी समय की अगर मैं बात करूं एट अबाउट द सेम टाइम 1838 में तो मैथियस शेल्डन थे, लेकिन 1839 यानी कि 1839 में 1839 में एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी सेम जो है टिप्पणी करी। तो बात करते हैं पहले मैथियस जैकब शेल्डन की, जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। तो इनका जन्म हुआ था 1804 में, मृत्यु हुई थी 1881 में, यानी कि अभी बात चल रही है, यस अभी बात चल रही है 18th सेंचुरी की। सो इन 1839 ही फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी, बिल्कुल सही बात है। एंड इनको आप को फाउंडर ऑफ सेल थ्योरी भी कह सकते हो, जो कि जर्मनी के बोटनिस्ट थे। और जो साइटोप्लास्ट नाम का जो आप टर्म सुनते हो वो किन्होंने दिया था, मैथियस जैकब शेल्डन ने दिया था। ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें याद नहीं रखना है। बात करते हैं थियोडोर श्वान की। ये हैं आपके थियोडोर श्वान, जो म्यूजियम के बाहर फोटो लगी हुई है। 1810 में इनका जन्म हुआ था और 1882 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो 1839 में यानी कि 1839 में इनका भी बहुत बड़ा योगदान था सेल थ्योरी को लेकर के, जिसको हम एनसीईआरटी को एक एक लाइन बाय लाइन समझेंगे। यहाँ पर मेरा मकसद है आपको गर्दा विजुअलाइजेशन देना, ताकि चीज़ें आपको ईजिली याद हो जाए। और जो आज आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सुनते हो वो इन्होंने दिया था, थियोडोर श्वान ने। और ये हैं आपके रुडोल्फ वर्चो, जिन्होंने फाइनल मॉडिफिकेशन किया था सेल थ्योरी के अंदर। तो रुडोल्फ वर्चो ने जो है एक टर्म कॉइन किया था, ओमिनस सेलुला ई सेलुला, जो कि एक ग्रीक वर्ड है और जिसका मतलब होता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं, वो प्रोडक्ट्स होती हैं सेल्स की, और जो नए वाले जो सेल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। इसको और समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारे दूसरे वैज्ञानिक थे थियोडोर श्वान 1839 में, जो कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश साम्राज्य के थे, उन्होंने स्टडी किया अलग अलग प्रकार के एनिमल्स सेल्स को, और उन्होंने रिपोर्ट करी कि जो सेल्स होती है उसके बाहर एक आउटर लेयर होती है, जिसको क्या कहते हैं आज के समय में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आपको पता है ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्लांट के अंदर भी होता है और एनिमल के अंदर भी होता है, दोनों के अंदर देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर मैं बात करूं सेल वॉल की, अगर मैं बात करता हूं सेल वॉल की, तो केवल और केवल प्लांट्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। अगर एनिमल्स के अंदर ये एब्सेंट होता है, एनिमल्स के अंदर ये एब्सेंट होता है। तो एनिमल्स के अंदर जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होता है, इस बात को भी आपको रिमेंबर करना है। उसके बाद जो आपके वैज्ञानिक थे श्वान 1839 में, उन्होंने कंक्लूड किया, जो फाइनल कंक्लूजन था वो उन्होंने कहा कि बेस उनके स्टडी के आधार पर उन्होंने कहा कि ऑन प्लांट टिश्यू दैट प्रीसेंस ऑफ सेल वॉल, यानी कि प्रीसेंस ऑफ सेल वॉल इज़ ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। ऑन बेसिस ऑफ दिस स्वान ने जो है प्रपोज्ड किया हाइपोथेसिस कि जो बॉडीज़ होती है एनिमल्स की और जो प्लांट्स की, वो किससे मिलकर बनी होती है, सेल से मिलकर बनी हुई होती है, और सेल का ही प्रोडक्ट होता है। यानी कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ऐसे आप कह सकते हो दूसरे शब्दों में। तो यानी कि आप कह सकते हो कि जो शेल्डन थे और जो श्वान थे, दोनों ने एक साथ मिलकर के सेल थ्योरी का निर्माण किया, उन्होंने फॉर्मुलेट किया। और ये जो थ्योरी थी इसका एक ड्रॉबैक था, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता था कि भाई नए सेल्स कैसे बनते हैं, हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म। तो हमारे पास एक और वैज्ञानिक आए रुडोल्फ वर्चो 1855 में, इन्होंने फर्स्ट एक्सप्लेन किया कि जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड करती हैं और डिवाइड करने के बाद नए सेल्स का निर्माण करती है। तो आप कह सकते हो कि जो नए सेल्स बनी है वो पुराने वाले सेल से ही बनी हैं, जो नए वाली सेल्स बनती हैं वो पुराने वाले सेल से बनती हैं। तो इन्होंने कहा प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि ओमिनस सेलुला ई सेलुला मीन्स न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो जो फाइनल मॉडिफिकेशन था सेल थ्योरी का वो किसने किया, रुडोल्फ वर्चो ने किया। अब जो आपका सेल थ्योरी का निकल करके आता है वो ऐसे है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ये किसने कहा था, शेल्डन एंड श्वान ने। और दूसरा है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो कि रुडोल्फ वर्चो जो थे उन्होंने
कहा कि जितने भी नई सेल्स होती हैं वो कैसे बनती हैं, पुराने वाली सेल से बनती हैं, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं। तो यहाँ तक हमारा जो है सेल थ्योरी क्लियर हो चुका है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमारा क्लियर हो चुका है। आज की क्लास को हम यही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आगे की जो फर्दर जो क्लासेस है उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें।